मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, मैं करा लूंगा 1.5-2 महीने में, मैं तो कराता ही हूँ। मुझे ये बताओ तुम लोग ऐसे करके स्टैटिक पढ़ना चाहते हो कि पहले हिस्ट्री करा दी, फिर पॉलिटी करा दी, फिर ज्योग्राफी करा दी, फिर इकोनॉमी करा दी, या ऐसे पढ़ना चाहते हो कि खुद से टॉपिक्स देख लो आप और टॉपिक वाइज पढ़ा दो जहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से 100% कवरेज हो जाएगी इस पैटर्न पे, और दूसरे पैटर्न पे 80% कवरेज होगी, पर कंटेंट कम होगा। मतलब समझो, इसको पढ़ने में लगेंगे लगभग 60 से 70 घंटे, और दूसरे मेथड में लगेंगे लगभग 30 से 35 घंटे। ये बना के देगा ऑनेस्टली 10 में से 10 सवाल, वो पैटर्न बना के देगा 8 में से 10 में से 8 सवाल। कौन सा पैटर्न बेटर है? 10 में से 10 सवाल। ये लेंदी नहीं है। क्योंकि देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो हर साल पूछता है। एक होता है तुमने हिस्ट्री ऐसे पढ़ना शुरू किया कि व्हाट इज हिस्ट्री, और एक होता है तुम हिस्ट्री के टॉपिक्स उठा रहे हो जहाँ से सवाल पूछता है। मुझे दोनों मेथड आता है। तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन से मेथड से पढ़ना है स्टैटिक, मैं भी पढ़ाऊंगा स्टैटिक, क्योंकि अब मेरा क्लाइंट में तो वर्कलोड है नहीं। बताओ बताओ। हाँ, 80 वाला ना। देखो स्मार्टली सोचोगे एग्जाम के तरीके से तो 80 वाला मेथड अच्छा है, उसमें पढ़ना कम है। हाँ, और ये वाला मेथड लंबा बहुत है, पर इस मेथड में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। एक है एग्जाम सेंट्रिक पढ़ाई कर ली, और एक है पढ़ लिया, अब उसमें एग्जाम में पूछेगा तो वहीं से। बताओ। टॉपिक टॉपिक उठाएं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट उठाएं? टॉपिक टॉपिक। पक्का बताओ। सब्जेक्ट लेंदी है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट वाले पैटर्न में मार्च फर्स्ट वीक तक करा दूंगा, और टॉपिक वाले पैटर्न में 100% एक बार 10th जनवरी से पहले एक बार करा दूंगा, 10th जनवरी के बाद एक बार और करा दूंगा। मेथड देख लो कौन सा करना है। ये तो लेंदी मेथड है ना यार, जो समझो। मुझे तो अब ये सीयूईटी सेंट्रिक पढ़ाना है। और क्लास रेगुलर आओ। मैं कह रहा हूँ अभी तुम पढ़ के देखना, तुमको समझ में आएगा। टॉपिक, एक टॉपिक उठाएं फिर अभी। चलो लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। लिखा? देखो, टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तुम पेपर उठा के देखोगे, एक दो सवाल आते हैं। ठीक, अब देखो, एक कांग्रेस तुम आज देख रहे हो, क्या ये वही कांग्रेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? पहले खुद से आंसर करो, यस और नो। नहीं कि यस या नो। यस। देखो सुनो, थोड़ा सा स्टोरी समझेंगे यहां से। ठीक, यूरोप में क्या पड़ती है? विंटर्स, है ना, मूवीज में भी देखा है। 8 महीने के आसपास तो वहां पे बर्फ ही पड़ती है, बाकी 4 महीने थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यूरोप में पड़ती थी विंटर्स, और उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स थे या नहीं? नहीं। यूरोपियंस मोस्टली किस चीज पे डिपेंड करते हैं? मीट पे, क्योंकि वहां पे ठंडी कंडीशंस हैं और एग्रीकल्चर मुश्किल है। तो किस पे डिपेंड करेंगे? मीट। अब मीट को अगर प्रिजर्व करना है
प्रिजर्व क्यों करना है मीट? आंसर करो। ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। अरे अचार में मसाले डालते हो ताकि अचार खराब ना हो, तो यही सेम कॉन्सेप्ट मीट पे भी होगा। तो पहले के जमाने में क्या होता था, मीट पे डिपेंड करते थे। अब उन्होंने हंटिंग कर ली, अब रखा हुआ है मीट, रखा हुआ है मीट, तो क्या होगा? हम्म, मीट खराब होगा। अब जब मीट, ये तुम्हारा जो हंटिंग किया हुआ है मीट खराब होगा, तो तुम बदले में क्या करोगे? हम्म, अरे मैं मीट लेके आया, अब मुझे पता है विंटर्स पड़ेंगी, बर्फ पड़ेगी। अभी हम 1500 1400 के समय की बात कर रहे हैं ना। अब मुझे पता है कि मेरा मीट प्रिजर्व्ड है, नहीं मीट खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? उसको प्रिजर्व करने की कोशिश। प्रिजर्व किससे कर पाऊंगा? जैसे अचार को प्रिजर्व करने के लिए आज क्या चाहिए? मसाले, स्पाइसेस। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? स्पाइसेस, है ना। अब स्पाइसेस की एक क्वालिटी होती है, जब ज्योग्राफी करेंगे तब ये चीज समझेंगे। यहां से एक लाइन पास होती है, इक्वेटर, ठीक। अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में एक इमेजिनरी लाइन काटती है, जिसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। अब यहां पे 23.5 डिग्री है। ये कोई लाइंस नहीं है, ये हमने इमेजिनरी लाइंस बांट रखी हैं, जिसमें हम इक्वेटर को मानते हैं 0 डिग्री और पोल्स को मानते हैं 90 डिग्री। नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ। ये अर्थ है, यहां पे क्या है? इक्वेटर, ठीक। यहां 23.5 पे क्या है? कैंसर। याद कैसे रखोगे? मोस्टली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट मिलते हैं इंडिया में। तो ऊपर वाले हिस्से में कौन है? इंडिया। तो ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ये क्या है? यहां से जब सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे जाओगे, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहां है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आ रहा है? पक्का? ये भी स्टैटिक का ही पार्ट है। फिर इसके बाद ये 66.5 पे बांटते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक जोन। क्यों? नीचे यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका, तो इसको क्या बोलोगे? एंटार्क्टिक जोन। और यहाँ पे आर्कटिक जोन। और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइंस में बांट रखा है, और किस हिसाब से बांट रखा है कि वहां सनरेज कितनी पड़ती है। अब वापस वापस आओ। अभी तुमको बोला था कि इमेजिन करो कि हम कौन से ईयर में, 1400। उस टाइम पे यूरोप में 12 में से 8 महीने क्या पड़ रही है? बर्फ। यूरोपियंस डिपेंड किस पे कर रहे हैं? मीट पे। मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? स्पाइसेस। जैसे अचार को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? मसाले, स्पाइसेस। अब इन स्पाइसेस की डिमांड कहाँ पे होगी? यूरोप में। यहां तक समझ में आया? अब स्पाइसेस की एक क्वालिटी होती है कि स्पाइसेस वहां पे ग्रो होते हैं जहां पे लगभग 7 से 8 महीने डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। तो स्पाइसेस किस एरिया में ग्रो होंगे? इस एरिया में। अब इस एरिया में यूरोप आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्रीज आ रही हैं, और यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह जैसी कंट्री आ रही है। तो स्पाइसेस मिलेंगे कहाँ पे? इंडिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में। तो यूरोपियंस ट्रेड किससे करना चाहेंगे? इंडियंस के साथ।
समझ में आया? अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट समझो। 1453 के आसपास देखो, लगभग सेंचुरी के आसपास आया कौन? इस्लाम। और जीरो को तो हम मान के ही चलते हैं, क्या? क्रिश्चियनिटी, है ना? जीसस क्राइस्ट की डेट ऑफ बर्थ है, उसको हम मान के चलते हैं ना अपना, कि आज 2024 चल रहा है, तो 2024 साल पहले कौन पैदा हुआ था? जीसस क्राइस्ट। उससे पहले वाले टाइम को बीसी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद एडी, है ना? अब देखो, तो अब यहां पे क्रिश्चियनिटी ग्रो कर रही थी। दुनिया में 4 ही 5 रिलीजन्स थे। सिखिज्म तुमको पता है 1500 के आसपास आया, ठीक? और रिलीजन बताओ। बुद्धिज्म बहुत पुराना है, बुद्धिज्म लगभग क्रिश्चियनिटी से भी 600 साल पुराना है, 600 बीसी, ठीक? बाकी एक जैनिज्म सुनते होगे और हिंदुइज्म सुनते हो। अब दुनिया में उस टाइम पे ये दो रिलीजन्स के बीच में लड़ाई थी कि कौन कितना ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक? इस्लाम को मैं क्रिसेंट बोल दूं, क्रिसेंट, तारा, चांद तारे को क्रिसेंट बोलते हैं। और क्रिश्चियंस के पास क्या था? क्रॉस। तो इनके बीच की लड़ाई कहलाई क्रॉस वर्सेस क्रिसेंट। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही 600-700-800 साल। दोनों का काम क्या था? रिलीजन को बढ़ाना। समझते जा रहे हो? अभी हम डार्क एज में रह रहे हैं। देखो, डार्क एज का मतलब है, दुनिया में बताते हैं कि लगभग 1400 से 1500 से पहले तक। अब इसमें देखो, वो मत लाना नहीं सर हिंदू धर्म में ये बात पहले से लिखी थी। मैं तुमको वो बता रहा हूँ जो हिस्ट्री में लिखा है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, है ना? एग्जाम में तो ये पूछेगा। तो ऐसा मानते हैं कि लगभग 1400 साल से पहले दुनिया डार्क एज में रह रही थी। डार्क एज क्यों बोलते थे? इस टाइम पे साइंस में बिलीव नहीं करते थे, और किस पे बिलीव करते थे? रिलीजन पे। तो रिलीजन जो बोलता था वो मान लिया जाता था। अब क्योंकि साइंस में बिलीव नहीं करते थे, तो साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होती थी। रिलीजन बोलता था कि ह्यूमन बॉडी गॉड ने बनाई है, तो ह्यूमन बॉडी टच मत करो। टच मत करो मतलब डाइसेक्ट मत करो। अरे, जब मेडिकल साइंस कब ग्रो करेगा? मेडिकल साइंस तो तब ग्रो करेगा जब तुम्हारी बॉडी में ऑर्गन्स देखे जाएंगे। ऑर्गन्स देखने के लिए बॉडी डाइसेक्ट करनी पड़ेगी, डाइसेक्ट करने के लिए चीड़-फाड़ करनी पड़ेगी। रिलीजन उसको प्रोहिबिट करेगा, है ना? रिलीजन जैसे हिंदू रिलीजन क्या बोलेगा कि अगर तुम सीज को क्रॉस करके जाओगे, पानी क्रॉस करके जाओगे, तो यू विल नो लॉन्गर बी अ हिंदू। ये हिंदूज में लिखा हुआ है। एक रीजन ये भी बताते हैं कि हिंदुइज्म इतना ग्रो क्यों नहीं किया, बिकॉज हिंदू रिलीजन में लिखा हुआ था कि इफ यू आर क्रॉसिंग द सीज देन यू विल नो लॉन्गर बी अ हिंदू। तो अब साइंस क्या बोलेगा? नई नई जगह जाओ। अब उसके लिए कंपास बनाना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि किस डायरेक्शन में जाना है? जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल बताते हैं, मोनालिसा का नाम सुना है? मोनालिसा का क्या फेमस है? पेंटिंग। क्यों फेमस है? ऐसा क्या है उस पेंटिंग में? क्या है उस पेंटिंग में? देखी है ना सबने फोटो? मोनालिसा का पेंटिंग देखा है ना सबने? क्या है उस फोटो में ऐसा खास? देखो क्यों खास है वो। 1400 से पहले किसका डोमिनेशन था? रिलीजन मतलब क्लर्जी। जैसे हिंदूज में पंडित जी, क्रिश्चियनिटी में क्लर्जी, और हिंदूज में क्षत्रिय रूल करते थे, वहां पे किंग्स। तो जो इससे पहले की डार्क एज की पेंटिंग्स होती थी, वो किस पे फोकस करती थी? किंग्स पे, किंग के पैलेसेस पे। पेंटिंग तब भी बनती थी, बट राजा की पेंटिंग बनेगी, राजा के महल की पेंटिंग बनेगी। मोनालिसा के बारे में बोला जाता है, दा विंची नाम का पेंटर था, उसने पहली बार ह्यूमंस पे पेंटिंग बनाना शुरू किया, कि एक आम आदमी की पेंटिंग बनी। समझ रहे हो? मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूं कि आम आदमी की तरफ जा रहे हैं। हर एस्पेक्ट में वो किंग के अलावा भी क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, कि अगर किंग का फोटो बन सकता है, तो एक नॉर्मल इंसान का भी बन सकता है। नेचर पे फोकस होना शुरू हुआ। तो जब धीरे धीरे
बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। जब धीरे धीरे लोगों ने डार्क एज से शिफ्ट करना शुरू किया तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा। देखो, जब लोग डार्क एज में बैठे थे और डार्क एज से जब मूवमेंट शुरू करेंगे तो क्या सिर्फ एक ही फील्ड में अंतर आएगा? सब जगह अंतर आएगा। लोग रिलीजन पे भी क्वेश्चन करेंगे, है ना? किंग पे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले दिन तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन किंग, जैसे किंग का एक कॉन्सेप्ट था डिवाइन राइट टू रूल। डिवाइन मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड। तो उस टाइम पे जब किंग रूल करते थे वो ये बोलते थे मेरा डिवाइन राइट टू रूल है, भगवान ने मुझे बोला है कि मैं रूल करूं, है ना? और उस पे स्टैंप कौन लगाता था इस बात पे? क्लर्जी। ठीक। तो क्वेश्चन किस पे होगा? किंग। और किंग किस तरीके की सरकार चला रहा है? डिक्टेटरशिप। लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि एक बात बताओ, तुम मेरे राजा क्यों हो? और अगर तुम मेरे राजा हो तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा क्यों मेरा राजा बन रहा है? इंडिया में ये सब कॉन्सेप्ट बहुत लेट आएगा, सुनते जाना। जब किंग पे क्वेश्चन होगा, रिलीजन पे क्वेश्चन होगा, तो और बताओ सोसाइटी पे क्वेश्चन नहीं होगा? कि एक बात बताओ कि कुछ ही लोग अमीर क्यों हैं? जो जनरल मासेस होंगी, जो जनरल जनता होगी, ये क्वेश्चन नहीं करेगी कि कुछ ही लोग राजा के दरबार में क्यों बैठ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलोगे नोबल्स। राजा के साथ जो लोग रहते थे उनको बोलते थे नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स। तो ये लोग भी क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि नहीं? तो सोसाइटी पे क्वेश्चन हो रहा है, रिलीजन पे क्वेश्चन हो रहा है, किंग पे क्वेश्चन हो रहा है, और किस पे क्वेश्चन होगा? इकोनॉमी पे क्वेश्चन होगा। इकोनॉमी मतलब ट्रेड, कि मुझे भी व्यापार करने दो। तो जब डार्क एज से इस एज में शिफ्ट होते हैं उस टाइम को बोलते हैं रेनेसा। इस पे क्वेश्चन आता है। देखो मैं तुमको कैसे पढ़ा रहा हूं, तुम इस चीज को समझने की कोशिश करो, एक टॉपिक में मत बांधो। मैं तुमको कांग्रेस पढ़ा रहा हूं, पर उसके बीच में ये जो चीजें बता रहा हूं इनको समझते रहो। मतलब डार्क एज से मॉडर्न एज की में जब शिफ्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेनेसा। हिंदी में इसको बोलोगे पुनर्जागरण। मतलब तुम जागे हुए तो पहले से थे, बट तुम इन सारी प्रॉब्लम्स में रह रहे थे, तो अब तुम शिफ्ट करोगे। अब यहां से ही देखो एक कॉन्सेप्ट और पूछता है। जब राजा पे क्वेश्चन होना शुरू हुआ तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार मैं, राजा ने मेरी फ्रीडम भी ले रखी है। ले रखी थी ना राजा ने फ्रीडम, जब चाहेगा वैसा पनिशमेंट दे देगा, है ना? और राजा के सामने क्या सब बराबर थे? नहीं थे। क्या आपस में लोग एक साथ रहते थे? अरे बट के ही रहते थे ना, नहीं तो राजा को तो किसी भी दिन गिरा दो। नहीं समझ में आ रहा है? अब राजा का कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया में था, फ्रांस में भी था, इंग्लैंड में भी था, इंडिया में भी था। सबसे पहले फ्रांस में, देखो बातें यहां से ही शुरू हो जाएंगी, पर एक दिन में तो चेंज नहीं होगा ना, राजा इतना पावरफुल अथॉरिटी है। 1789 में इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब जो फ्रांस में राजा रूल कर रहा था उसको रिमूव किया आम जनता ने। जब आम जनता ने रिमूव किया तो आम जनता ने एक नारा दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, भाईचारा, कि वी ऑल आर ब्रदर्स। लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व। इनका मीनिंग भी पूछता है एग्जाम में। अब तुमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, चेक करना 2 साल पुराना पेपर, सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है ये किस रेवोल्यूशन से लिया है? 4 ऑप्शन देगा, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन,
इटालियन रेवोल्यूशन, जापानीज रेवोल्यूशन, आंसर क्या होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब देखो, मतलब ऐसे हर फील्ड में चेंजेस आएंगे, है ना। अब जैसे एक तुमने नाम सुना होगा, चलो इस पे पहले बाद में आते, पहले इस चीज को समझो। हमने क्या स्टार्ट किया था? कांग्रेस, ठीक। अब ये चीज बताई थी कि इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? स्पाइसेस की। और दुनिया में क्या चल रहा था? क्रॉस वर्सेस क्रिसेंट, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। अब रूल कौन करता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। पैसा कहां से आता है? ट्रेड से, है ना। तो ट्रेड पे कंट्रोल था यहाँ पे अरब मर्चेंट्स का। किसका? अरबिक मर्चेंट्स का। तब अरब में तेल वेल नहीं मिला है। तेल का यूज कब होगा? जब मशीन होगी। मशीन तो है ही नहीं ना। तो ये लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब 10 रुपए का खरीदा, 12 में बेच दिया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक। अब सामान यहां से जाता था, फिर यहाँ पे एक वेनिस नाम की जगह होती थी, बचपन में कभी पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस होता था, वेनिस इटली में था, फिर वेनिस से पूरा सामान यूरोप में बढ़ जाता था, ठीक। अब हुआ क्या? 1453 में, जिसको तुम आज टर्की बोलते हो, वहां पे एक जगह थी, क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल। हिंदी में पढ़ोगे तो बोलेगा कस्तून, कस्तून, ये कस्तून कुछ बोलते हैं, है ना। पढ़ा होगा कॉन्स्टेंटिनोपल। सब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में, जहां पे आज टर्की है, वहां पे एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्रिश्चियंस का कब्जा था, और उस टाइम पे इस्लाम में रूल करता था एक आदमी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलिफेट, और हिंदी में खलीफा। खलीफा की आर्मी ने हरा दिया यहाँ पे बैठे क्रिश्चियंस को। तो अब टर्की पे कब्जा किसका हो गया? इस्लामिक ग्रुप का। अब इस्लामिक ग्रुप इनसे बोलता था कि आपको मैं ट्रेडिंग करने के लिए सामान दूंगा, ट्रेडिंग करने के लिए सामान दूंगा, बट शर्त क्या है? कन्वर्ट इनटू इस्लाम। नहीं कन्वर्ट करोगे तो महंगा दूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि इतना क्यों हो रहा है रिलीजन रिलीजन। उस टाइम के ज़माने में फेसबुक गूगल तो है नहीं, तो लोगों का मोटिवेशन यही सब है, रिलीजन कास्ट। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि जब रिलीजन की बात थी तो कन्वर्ट कर लेते, मरने से तो अच्छा था ना। देखो यूरोप में गर्मी नहीं पड़ती, तो यूरोप में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर नहीं हो सकता मतलब खेती नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती मतलब अनाज नहीं होगा। अनाज नहीं होगा तो क्या, किस पे डिपेंड करना पड़ेगा? मीट पे। और मीट उस समय फ्रिज है नहीं, तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? मसाले, स्पाइसेस। जैसे अचार को लंबा चलाने के लिए क्या चाहिए? स्पाइसेस, इसलिए उसमें मसाले डाले जाते हैं ताकि लंबा चले। इसलिए तुमने देखा होगा जिस सब्जी में ज्यादा स्पाइस होता है वो जल्दी खराब नहीं होती, तुम देख लो, है ना। तो स्पाइसेस क्या करते हैं? शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, समझते जाना। अब देखो, अगर इन तक मीट नहीं पहुंचेगा, है ना, तो ये मर जाएंगे। अब मरना बेटर है कि रिलीजन में कन्वर्ट होना? कन्वर्ट होना। पर तब भी बताओ ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे थे? देखो सबका अपना इंटरेस्ट होता है। रीजन ये नहीं था कि उनको कन्वर्ट नहीं होना था। रीजन समझो, इस्लाम प्रोहिबिट्स लिकर। इस्लाम में लिकर प्रोहिबिटेड है, और ठंडी जगहों पे सर्वाइवल किसके साथ हो पाएगा? लिकर के साथ। तो अगर तो एक बार यूरोपियंस ने इस्लाम अडॉप्ट भी कर लिया उस जमाने का, तो सरवाइव कैसे करेंगे लॉन्ग टर्म में? क्योंकि उनको तो चाहिए लिकर, और लिकर इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। तो अब ऑप्शन क्या है? या तो मर जाओ या तो लड़ो, है ना। लड़ तुम सकते नहीं, मरना तुम चाहते नहीं हो, तो तुम अब करोगे क्या? कन्वर्ट हो जाओगे तो लिकर का प्रॉब्लम है, खुद जाओगे, या तो लड़ोगे या मरोगे, दो ही ऑप्शन है। या खुद जाओगे, खुद जा नहीं सकते हो क्योंकि वो यहाँ बैठे हुए हैं। खुद चले जाते तो तुमने जीता होता ना वॉर। अब क्या करोगे? क्या करोगे? किसी और को भेज दोगे?
तो उससे भी वो टैक्स लेगा। कोई दूसरा रूट ढूंढोगे। अरे तुमको यहां से पलाशियो जाना है और मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तो तुम कोई दूसरे रास्ते से जाओगे ना। इस वजह से ये लोग ढूंढना शुरू किए क्या, सी रूट। समझे? क्योंकि लैंड रूट पे तो ऑप्शन ही नहीं था, तो मजबूरी थी आना। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं इंडिया में जाऊंगा और इंडिया को गुलाम बनाऊंगा। उनकी मजबूरी थी। सुनते जाना, यहां तक अभी किस पे चल रहे हो? मजबूरी पे। पहली चीज किस पे चल रही है कि उनकी नीड है आना। ठीक। यहां से एक सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अब इसके अंदर नहीं जाएंगे कि तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो, कि यूरोप से जब, अब खाली एक कंट्री तो आएगी नहीं, सब आएंगे। वास्को डिगामा आएगा, सुनते रहना, वास्को डिगामा आएगा 1498 में। ठीक। वास्को डिगामा से पहले एक आएगा बार्थोमोलो डियाज। बार्थोमोलो डियाज ये आएगा लगभग 1488 में। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? बार्थोमोलो डियाज यहां से निकलेगा तो पोर्चुगल से, लेकिन वो यहीं पे रुक जाएगा अफ्रीका के नीचे। ठीक। आगे इंडिया नहीं जा पाता है। यहां तक का रास्ता कौन ढूंढ के लाता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप सबसे पहले कौन पहुंचा? बच्चे मार्क करेंगे वास्को डिगामा। आंसर क्या होगा? बार्थोमोलो डियाज। बार्थोमोलो डियाज यहां से वापस गया। ठीक। बार्थोमोलो डियाज ने बताया कि इंडिया आसी पास था, मैं पहुंच नहीं पाया। 10 साल बाद हिम्मत कौन करेगा? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा यहां पहुंचेगा। वास्को डिगामा जब यहां पहुंचेगा तो एक गुजरात के व्यापारी से मिलेगा। इस पे भी क्वेश्चन आता है, जिसका नाम होगा अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद नाम के व्यापारी से मिलेगा और अब्दुल माजिद को बोलेगा मैं भी क्या हूं? व्यापारी। और व्यापारी व्यापारी, भाई भाई, दोनों को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो अब वास्को डिगामा बोलेगा मुझे करना है इंडिया में ट्रेड, मैं इसके बदले तुमको कुछ कुछ दूंगा, कुछ दिया होगा। तो अब्दुल माजिद बोलता चलो मैं तुमको इंडिया लेके चलता हूं। जब इंडिया लेके आएगा तो वास्को डिगामा को क्या चाहिए? स्पाइसेस। इंडिया में देखो ऐसे ही क्वेश्चन, देखो दो तरीके हैं पढ़ने के, मैं तुमको या तो हिस्ट्री पढ़ाऊं या मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊं, या मैं तुमको फैक्ट्स किससे पढ़ाऊं और उसमें क्वेश्चंस बताता जाऊं कहां कहां क्वेश्चन आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, जब वो यहां से चलेगा, कहां से? केप ऑफ गुड होप से, तो उसको क्या चाहिए? स्पाइसेस। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इंडिया में लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा मसाले कहां पे होते हैं? केरला। तो जहां पे सबसे ज्यादा मसाले होंगे वहीं तो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो सबसे पहले जहां पहुंचेगा उस जगह का नाम पड़ेगा कोची या फिर कैलीकट। कैलीकट में जहां जहां क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूं, कैलीकट में वो उसको एक राजा, अब जब जाओगे तो राजा से मिलोगे ना। 1498 की बात हो रही है, तो मोदी जी तो है नहीं, तो ना तो तब इंडिया बना है, तब इंडिया नहीं बना है। ऊपर मुगल रूल कर रहे हैं, कहीं पे राजपूताना रूल कर रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा, कहीं मराठे रूल कर रहे हैं। तो इंडिया नाम की तो कोई चीज नहीं है। तो यहां पे वो जिस राजा से मिलेगा, उस राजा का नाम था जैमोरिन। जैमोरिन उसका नाम नहीं था, उस पोजीशन का नाम था। केरला के पार्ट वाले रीजन में जो भी राजा होता था वो जैमोरिन होता था। समझे मतलब? कोई आदमी नहीं है, हाँ। जैमोरिन एक पोस्ट है। जो भी वहां का रूलर है वो कौन है? जैमोरिन। ठीक। अब तक हमें रटने वाली चीज कौन कौन सी पड़ी? सबसे पहले बार्थोमोलो डियाज आएगा 1488 में। कहाँ आएगा? केप ऑफ गुड होप। 1498 में कौन आएगा? वास्को डिगामा। गुड होप में किससे मिलेगा? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद किसके पास लेके जाएगा? जैमोरिन के पास। अब जब यहां से वास्को डिगामा वापस जाएगा तो वो 60 गुना प्रॉफिट बनाएगा। कितना? 60 गुना। मतलब उसने 10 रुपए लगाए और बनाए कितने? 600।
60 गुना, 60 टाइम्स, ये पूछा एग्जाम में उसने, तभी तो लालच पैदा होगा। 10 रुपए लगाए, 60 टाइम्स कर दो, 600। 10 लगा रहा था तो कितने कमा रहा था? 600। गया यूरोप वापस, मसाले बेचे, 10 रुपए लगाए, 600 रुपए आए। उसका कुछ कॉस्ट लगा होगा ना, शिप ले गया होगा, लाया होगा, खरीदा होगा। ठीक। जब उसने 600 रुपए बनाए तो पूरे यूरोप में धीरे धीरे बात फैल गई। बात फैली जाती है। अब जब पूरे यूरोप में बात फैल गई कि यार इतना प्रॉफिट है, तो सबके बीच में रेस लग गई कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जो वहां के राजा थे वो इंसेंटिव देने लगे कि जाओ जाओ जाओ, क्योंकि लोग जाना नहीं चाह रहे थे। क्यों? यार उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, फ्लाइट से तो आ नहीं रहे हो, पता चला घर से निकले और रास्ते में कहीं पे लूट लिए गए, या मान लो कोई साइक्लोन आ गया, तो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि सुनामी आएगी, आई मर गए, घर में पता भी नहीं चला। अब एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ तक लिख लिया, देख लेना इसके बाद वीडियो में तुम क्वेश्चंस देख लेना, मैं क्वेश्चन एक एक जो बता रहा हूँ उसको पकड़ते रहो। अब देखो, अब इसने कितना प्रॉफिट बनाया? 60 टाइम्स। तो तुमसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब मैंने तुमको ये तो क्लियर कर दिया कि आए सब, इंडिया सब आए, लालच इतना था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज, हमेशा याद रखना। उसके बाद कौन आया? डच। उसके बाद कौन आया? इंग्लिश। उसके बाद कौन आया? फ्रेंच। ये सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में। पीडीईएफ याद कैसे करोगे? पीडीएफ, पीडीईएफ। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो और क्या पूछता है, इंडिया में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन पावर। फ्रेश बैठो, फ्रेश बैठो, फ्रेश दिमाग लगा के, ज्यादा लिखने पे जोर मत दो। सबसे पहले इंडिया में आने वाली यूरोपियन पावर कौन सी थी? पोर्चुगीज। ठीक। दो क्वेश्चन यहां से पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ द यूरोपियन पावर्स कमिंग इनटू इंडिया। चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज, फिर कौन आया? डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। कोई भी सीक्वेंस बना दे, तुम पीडीएफ देख के मार्क कर देना। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये बताओ सबसे पहले कौन आया, सबसे लास्ट में कौन गया। मेरा देखो पहला सवाल था कि सबसे पहले इंडिया में किस सीक्वेंस में आए, तो सबसे पहले आया पी, फिर आया डी, फिर आया ई, फिर आया एफ। अब इस समय तुम आजाद हो कि नहीं? आजाद हो कि नहीं? नहीं हो आजाद? अभी आजाद हो कि नहीं? मतलब ये लोग चले गए हैं, तो सबसे पहले कोई गया होगा। लेकिन तुमसे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे लास्ट में कौन गया? कौन गया? पोर्चुगीज। इसलिए पूछता है सबसे पहले आए 1498 में और सबसे लास्ट में गए 1961। कौन? पोर्चुगीज। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कौन से स्टेट से गए? गोवा। अब यहां से दो क्वेश्चन और तैयार कर लो। अगर तुमसे पूछे कि इंडिया में तुमको फ्रेंच कल्चर किस सिटी में देखने को मिलेगा, दो क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि तुमको पोर्चुगीज कल्चर कहां देखने को, देखो हम पे रूल किसने किया है? इंग्लिश ने, इंग्लिश ने, इंग्लैंड ने। तो हमारे अवध वाले एरिया में कौन रूल कर रहा था? अंग्रेज। तो यहाँ पे किसके तुमको सिम्टम्स दिखेंगे? इंग्लिश। तो दो सवाल पूछता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंग्लिश तो तुम सब मार्क करके आ जाओगे, सबको पता है अंग्रेजों ने रूल किया। पर दो इंडिया में ऐसे शहर थे जिन पे इंग्लिश ने रूल ना करके किसी और यूरोपियन पावर ने रूल किया। तो वहां पे कल्चर आज भी किसका दिखेगा? उन्हीं लोगों का। जैसे जिस जिस कंट्री में फ्रांस ने रूल किया, उस कंट्री में आज भी फुटबॉल पॉपुलर है, और जिस कंट्री में इंग्लैंड ने रूल किया वहां क्रिकेट पॉपुलर है। कभी भी देख लेना, जिस जिस कंट्री में फुटबॉल खेली जाती है। साउथ अमेरिका में फुटबॉल खेला जाता है, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले, पैराग्वा, उरुग्वे, सुना है? सब किस कौन रूल कर रहा था? फ्रांस। अफ्रीका पे मोस्टली किसने रूल किया? फ्रांस। फुटबॉल चलता है। साउथ अमेरिका में क्या चलता है? फुटबॉल चलता है। हम पे किसने रूल किया? तो क्या चलता है? क्रिकेट। श्रीलंका में क्या चलता है? क्रिकेट। पाकिस्तान में क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट। क्यों? सब पे रूल किसने किया? इंग्लैंड ने। अब ये एकदम सॉलिड बात नहीं है, कनाडा में भी इंग्लैंड ने रूल किया, लेकिन कनाडा क्रिकेट में कहाँ है?
और मोटा मोटा। अब देखो दो शहरों पे क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है कि पोर्चुगीज कल्चर कहाँ मिलेगा और फ्रेंच कल्चर कहाँ मिलेगा। सोच के बताओ। पौंडीचेरी पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। गोवा, अगर पोर्चुगीज कल्चर पूछे गोवा, फ्रेंच कल्चर पूछे पौंडीचेरी। यहां तक समझ में आया? ठीक। अब देखो, जब वास्को डिगामा 60 टाइम्स प्रॉफिट बना के ले जाएगा तो कहां पे बात फैलेगी? यूरोप में। अब अगर एक बात बताओ, मोदी जी को पता चल जाए कि अडानी साहब एक फला कंट्री से एक पर्टिकुलर बिजनेस में इतना प्रॉफिट बना के लाए, तो मोदी जी चाहेंगे ना ज्यादा से ज्यादा इंडियंस उस बिजनेस में जाओ। तो वहां के राजाओं लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया, राजा लोगों ने कि जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ, हम तुमको पैसा देंगे, होके आओ। तो अब वहां के लोग इजिली आना चाहेंगे? उस टाइम की सिचुएशन समझो। नहीं, अरे कुछ बोलो। आएंगे आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों आएंगे? अभी हम तुमको बोल रहे हैं, चलो हम तुमको बोल रहे हैं लाल बाग में तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन 3 किलोमीटर जाना है, वापस आने की कोई गारंटी नहीं, जाओगे? खुद से बताओ। लेकिन तुम में से एक चला जाएगा, है ना? उन्हीं एक लोग कुछ थे सेलर। अब जरूरी नहीं एक जाए भी, तो उनको मोटिवेट करना भी जरूरी है। राजा को इकोनॉमी बढ़ानी है, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए चाहिए लोग जो वहां पे ट्रेड करने जाएं। और कोई ऐसी से, आज तो तुम इंग्लैंड उड़ के चले जाओगे, सेफ हो। उस टाइम पे ना तो फोन है, ना फ्लाइट है, इंग्लैंड से आने में भी 6 महीने लगेंगे, और कोई गारंटी नहीं वापस आओगे कि नहीं। पता चला तुम आराम से सेल करके आ गए, कोची में तुम्हारी गर्दन काट दी किसी ने, तुम तो अपनी बीवी को बता भी नहीं सकते मैं मर गया। तो बहुत अलग टाइप की मेंटालिटी के लोग ही जा पाते थे एक्सप्लोर करने। ठीक। तो अब उनको प्रिपेयर करोगे। तो यूरोप में एक कॉन्सेप्ट आया, इस पे भी क्वेश्चन आता है, मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म क्या कहता है? मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए कौन? यूरोप में लोग। राजा ने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, लोग नहीं मिल रहे। तो राजा को एडवाइस कौन करता था? क्लर्जी। यहाँ पे भी तो यही होता था। तो क्लर्जी ने बोला, क्लर्जी किस चीज पे पकड़ती है लोगों को? रिलीजन पे। रिलीजन एक चीज है जिसपे तुम आदमी को कुछ एक्स्ट्रा तो करा ही सकते हो, है ना? हो सकता है ये 5 लाख रुपए के लिए ना जाए उस 3 किलोमीटर अंदर जहाँ रिस्क है, लेकिन अगर मैं इसको हाइपर नेशनलिज्म में फंसा दूं, लेट्स से ये हिंदू है, तो मैं इसको हिंदू मिलिटेंसी की तरीके से बोलूं कि नहीं नहीं वहाँ जाओ, धर्म के लिए जाओ। हो सकता है ये मुस्लिम हो, तो मैं मुस्लिम में कोई चीज़ के लिए प्रमोट कर दूं, जिस वजह से आज लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक। अब वहां पे कॉन्सेप्ट आया मर्केंटिलिज्म, और मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता था कि तुम सिर्फ अपनी लाइफ में 3 जी पे फोकस करो। देखो मैं तुमको लेंदी वे में पढ़ाऊंगा, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ क्वेश्चन आता है वहां से। अब यहाँ पे इन्होंने किस पे फोकस करना शुरू किया? मर्केंटिलिज्म पे। मर्केंटिलिज्म एग्जाम में पूछता है क्या है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म कहता है कि सिर्फ अपनी लाइफ में किस पे फोकस करो? 3 जी। 3 जी मतलब गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। मतलब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ 3 मकसद होने चाहिए, एक तो गोल्ड, खूब गोल्ड कमाओ। गोल्ड मतलब वेल्थ। उस समय नोट नहीं होते थे, गोल्ड ही होता था। तो गोल्ड। अब गोल्ड कहाँ से आएगा? ट्रेड से, ट्रेड के लिए जाना पड़ेगा बाहर। ग्लोरी मतलब अपने नाम नाम करो। अरे भाई तुम वास्को डिगामा का नाम आज भी पढ़ रहे हो ना, तो ये ग्लोरी तो है ना? कितने लोग आए 600 साल पहले, अभी तुम उस टाइम के राजा का भी नाम नहीं पढ़ते हम, लेकिन वास्को डिगामा का पढ़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा गॉड, कि तुम जाओ अलग अलग जगहों पे और क्रिश्चियनिटी प्रमोट करो। समझ में आया? अब आदमी को तीनों चीजें अच्छी लगी, अच्छा गोल्ड ठीक है मुझे वेल्थ मिलेगी, ग्लोरी में फेमस होऊंगा, और गॉड उस टाइम पे समझो, जब आज लोग इतना रिलीजन पे पागल हैं तो उस टाइम कितना पागल होंगे।
तो आदमी की तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। तो कई लोगों ने बोला अब मैं चलूंगा ट्रेड करने, क्योंकि मुझे तीनों चीजें मिल रही हैं। ठीक। सेलर्स ने आना शुरू किया। अब ये सोच के आ रहे हैं क्या कि मैं रूल करूंगा इंडिया पे? इतने कोई हिम्मत है होती किसी, कोई सोच पाता है? मैं तो ट्रेड करने गया था। अभी अडानी अडानी जी ने ऑस्ट्रेलिया में कोल पावर प्लांट ले रखे हैं। तो अडानी जी ये इमेजिन कर पाते होंगे कल मैं ऑस्ट्रेलिया रूल कर लूंगा? कोई कंपनी नहीं सोचती ऐसे, सोच ही नहीं सकती। अब ये जब तीनों आए, ये चारों ये आए किस फॉर्म में? पीडीएफ। बाकी जो पढ़ना था याद है कि पोर्चुगल लास्ट में गया अभी। यहां से अब एक क्वेश्चन देखो और बनता है। एक क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि जितनी यूरोपियन कंपनीज आई थी, तो अब कंपनी का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले कहाँ जाएगा? यूरोप में, है ना? तो इसमें सबसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी किसकी थी? जॉइंट स्टॉक क्या होता है? हम लोग नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, कंपनी मतलब एक मालिक होगा और उसके पीछे लोग काम कर रहे होंगे, बस ये कंपनी होगी। पर उस टाइम पे एक कंसेप्ट लेके आए, शेयर होल्डिंग। मतलब मैं 1 करोड़ की कंपनी शायद अकेले ना बना पाऊं, तो मैं अपने साथ 2 पार्टनर्स ले आऊंगा, 33 लगा दूंगा। अब क्या हो गया? जॉइंट स्टॉक। अब इसी को और अच्छे सेंस में समझो। मुझे 200 करोड़ की कंपनी खोलनी है, मुझे 200 करोड़ चाहिए। अब मेरे पास 200 करोड़ नहीं है, पर मैं 200 लोगों को तो पकड़ सकता हूँ जिनके पास 1-1 करोड़ हो, और उनसे बोल दूंगा कि तुम्हारा आधा आधा परसेंट है। समझे मतलब? कितने करोड़ की कंपनी खोलनी है? चलो 200 करोड़। ठीक। और मैं मान लो कितने लोग लेके आ जाऊं? 200 लोग लेके आ जाऊं। सबके पास कितना हो? तो सब 1-1% के मालिक हो गए, 0.5 के मालिक हो गए। 100 लोग अगर लाए, अब 0.5 के तो मालिक हो गए, जैसा प्रॉफिट होगा 0.5 के हिसाब से मिल जाएगा। तो रिस्क भी कम हुई कि अकेले का पैसा नहीं लगा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज के जमाने में सारी कंपनी कैसी हैं? जॉइंट स्टॉक। जिसको तुम बोलते हो शेयर खरीद लिया। शेयर खरीदते हैं तो क्या करते हैं? एक हिस्सा ही तो खरीद रहे होते हैं उस कंपनी में। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछता है कि दुनिया में सबसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कहां बनी? जॉइंट स्टॉक समझ गए? एक मालिक नहीं है, कई मालिक हैं। देखो हर चीज में यूरोपियंस कितना तेज है। हम भी आज बना रहे जॉइंट स्टॉक, पर इन्होंने 500 साल पहले हमसे सोच लिया। यहाँ आज भी लड़ाई कर लेते हैं कि नहीं मेरा हिस्सा पहले दो। यहाँ 4 लोगों में ही नहीं बनती, वो तो 200-200 लोगों की कंपनी बना रहे थे उस टाइम पे। 200 लोगों की कंपनी। सीईओ ओनर थोड़ी होता है कंपनी का। सीईओ एक एम्प्लॉय होता है। पर अब देखो, जैसे मान लो 200 लोगों का पैसा लगा है किसी कंपनी में। अब क्या 200 लोग डिसीजन लेंगे? तब तो काम हो गया। तो ये 200 लोग आपस में एक एम्प्लॉय रख लेंगे। कई एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, एक एम्प्लॉय को सीईओ बना देंगे, और इससे सारी बात पूछेंगे। कान पकड़ने होंगे तो इसके पकड़ेंगे, और सबसे ज्यादा सैलरी देनी होगी तो इसको देंगे। सीईओ एक कंपनी का सबसे बड़ा एम्प्लॉय होता है। सीईओ मालिक नहीं होता, मालिक तो ये 200 लोग हैं। अब मान लो उन्होंने 200 करोड़ रुपए लगाए थे कंपनी में, और 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसी में तनख्वाह भी हो गई होगी सीईओ की। 2 करोड़ तुम्हारी तनख्वाह है। सुंदर पिचाई गूगल का ओनर थोड़ी है, सीईओ है। समझ में आ रहा है? तो दुनिया में सबसे पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहाँ बनी? इंडिया में कहाँ बन जाएगी? तुम तो गुलाम रह गए हो। तुम मतलब हम सब 1500 में तो हम लोग वो लड़ाई वड़ाई कर रहे थे कि मंदिर में मत जाओ, पानी मत लो। यही तो चल रहा था इंडिया में 500 साल पहले। ज्वाइंट स्टॉक स्टॉक आज नहीं समझ में आता लोगों को। अकेले करेंगे, पार्टनरशिप में नहीं करेंगे। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी दुनिया की सबसे पहली कहाँ बनी? क्वेश्चन पूछता है। हाँ,
डच, लिख लो इसको। सबसे पहली दुनिया की जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ बनी? डच में। ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, मैंने क्या बताया, यूरोपियंस आए, किसी रीजन से आए। किस रीजन से आए? ट्रेड। ट्रेड करने के लिए उनको क्या कंसेप्ट समझाया गया? मर्केंटलिज्म, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। पीडीईएफ के रेंज में आए। सबसे पहले पोर्चुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच। लास्ट टू लीव वाज पोर्चुगीज। सबसे आखिरी में कौन गया? पोर्चुगीज। सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज। इसके बाद सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन बनाता है? डच। यहां तक समझ में आया? अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी समझ में आई। अब इंडिया में जितनी कंपनीज आई ये कैसी थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। यहां तक समझ में आया? अब एक चीज साइड में नोट में समझ लो, अगर किसी कंपनी में एक ओनर हो तो उसको बोलोगे प्रोप्राइटरशिप। कभी भी देखो कि अगर कंपनी का एक ओनर है तो उस कंपनी को बोलोगे इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक। अगर किसी कंपनी में एक से ज्यादा मतलब दो, एक से ज्यादा मतलब दो, आधा इंसान हो सकता है? हो सकता है? नहीं। एक से ज्यादा मतलब दो। अगर 2 से 50 के बीच में पार्टनर हो तो उस फर्म को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। देखा होगा कई जगह लिखा होता है क्रेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, है ना? मतलब प्राइवेट लिमिटेड पढ़ लो तो तुरंत समझ जाओ कि इसमें 2 पार्टनर तो कम से कम है और 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर एक मालिक है तो वो प्रोप्राइटरशिप है। तो कोई कोई गल्ला संभाल रहा है, गल्ला मतलब समझते हो? कोई ग्रोसरी स्टोर है, परचूनी की दुकान है, तो वो कैसी फर्म होगी? प्रोप्राइटरशिप। उसमें कहाँ पार्टनर यार, है ना? अब 50 से ऊपर पार्टनर हो तो जैसे उस कंपनी में 200 थे, जैसे रिलायंस। रिलायंस का शेयर कितनों के पास है? मेरे पास भी है। तो रिलायंस में तो हजारों मालिक हैं, है ना? 50,000 लोगों के पास शेयर होगा तो सब मालिक हैं। तो अब ऐसी कंपनी जिनमें 50 से ज्यादा ओनर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? लिमिटेड। प्राइवेट नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। अब आज से जिस भी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड पढ़ो, समझ जाओ 2 से 50। लिमिटेड लिखा है तो मोर देन 50। रिलायंस कैसी है, प्राइवेट लिमिटेड की लिमिटेड? लिमिटेड। अडानी की कंपनी कैसी है? लिमिटेड। जिस भी कंपनी का आईपीओ आ गया, नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। देखो, अभी मैं समझा रहा हूं। अब ये 2 से 50 क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड। 50 से ज्यादा लिमिटेड। अभी 2 दिन पहले की करंट अफेयर थी, 2 दिन पहले की करंट अफेयर थी कि स्विगी ने अपना आईपीओ निकाला है। क्या निकाला है? आईपीओ। इसको ये मत समझना फिर मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। ये सब पूछ रहा है, मैं उतनी रेंज में पढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं पढ़ा रहा हूँ। आईपीओ भी पूछ सकता है। अब देखो यहीं से सीखो आईपीओ क्या होता है। मेरे पास, मेरा नाम है मान लो निखिल। निखिल हूं मैं और मेरी कंपनी 1 करोड़ की थी। 1 करोड़ की कंपनी, 1 करोड़ मैंने उसमें पैसे लगा रखे थे और मैंने उससे 2 करोड़ बनाए। अब मेरे मन में लालच आया कि मेरा बिजनेस मॉडल तो सही है, तो अब मैं 5 करोड़ लगाऊंगा और इस हिसाब से कमाऊंगा तो मैं कितने बनाऊंगा? 10 करोड़। पर मेरे पास तो जेब में कितना पड़ा है? मैं 3 करोड़ कहां से लाऊं? मुझे तो पैसे चाहिए, मैं कहां से लाऊं? ये रखा 1 करोड़ और इसके बनाए कितने? टारगेट दे रहा हूं कि 5 करोड़ बनाने कितने हैं? जेब में कितने चाहिए? कितने कहां से आएंगे? 2-3 तरीके हैं। या तो मैं बैंक से जाऊंगा और लोन ले आऊंगा, पहला तरीका, है ना? है ना? या मैं किसी प्राइवेट आदमी से उधार मांग लूंगा, उसको भी बैंक ही मान के चलो, ब्याज देना होगा मुझे उसे भी। अब एक तरीका और है, बहुत सारे लोगों को लालच होता है पैसे का।
अब मैं पब्लिक में बताऊंगा, देखो मैंने 1 करोड़ लगाया था, 2 करोड़ बनाए, कंपनी बड़ी हो चुकी है, 1 करोड़ में नहीं होगा ये, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। कंपनी अब 1000 करोड़ 500 करोड़ की है। अब उस लोगों को लालच दे रहा है कि देखो यार ये तो प्रॉफिट बना रही है कंपनी, मुझे भी इसमें एक हिस्सेदारी चाहिए, भले ही मेरे को 0.001% हिस्सा मिले, पर मुझे हिस्सा चाहिए। क्यों? ये कंपनी डबल कर रही है पैसा, 1 रुपये लगाओ तो 2 रुपये बनता है। अब इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट है, एक है बॉम्बे में और एक है दिल्ली में। दोनों पे क्वेश्चन आता है। बॉम्बे वाले को बोलते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली वाले को बोलते हो न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं जाऊंगा किसके पास? सेबी के पास। सुनते रहना, डरना नहीं। किसके पास जाऊंगा? सेबी। सेबी का नाम सुना है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डरो नहीं, मैं समझाता हूँ। 1992 की बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो लिख रहा हूँ जो तुम्हें याद करना है। और कानून से बॉडी बनी है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। डरो नहीं, अब सुनो। इंडिया में अगर किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में जाना है, मतलब आम आदमी को बताना है कि देखो भैया 1 करोड़ के 2 करोड़ बना दिए, तुमको हिस्सा लेना है, तुमको प्रॉफिट का पार्ट लेना है, तो तुम बोलोगे हाँ लेना है, पर मेरे पास 1 करोड़ नहीं है। कितना है तुम्हारे पास? मेरे पास 5000 है। ठीक है, 5000 लाओ, अगले साल तुमको कितना दूंगा? 10। और मान लो लॉस हो गया तो तुम भी गए, तुम पार्टनर बन रहे हो ना। अगर सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था तो लोग उधार देते, अब तो पार्टनर हो, भले छोटे पार्टनर हो, अब तो प्रॉफिट लॉस साथ में झेलो। समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग बोलते हैं मेरा शेयर बढ़ रहा है, मेरा शेयर गिर रहा है। जितना तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड शेयर मार्केट है वो यही समझना। सुनो, अब ये गया किसके पास? सेबी के पास। सेबी बना कब है? 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और एक कानून से बनाई बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कानून को इंग्लिश में स्टैट्यूट बोलते हैं। एक कानून से बनाई बॉडी है, मतलब संसद ने पास किया है। तो तुम जाओगे किसके पास? सेबी के पास। सेबी को बोलोगे कि सर मैं अपना शेयर इशू करना चाहता हूं। शेयर किसको इशू होगा? आम जनता को। समझ में आया? नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। नहीं नहीं, क्या नहीं समझ में आया तो बताओ। अरे आगे तुमने पैसे नहीं दिए हैं क्या? फिर तुम बोलो कितना रूडली बात करते हैं। जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आ गया, तुम बोलो नहीं आया। फिर तुम जब वो बोले आ गया तो तुम कह रहे हो आ गया। तुमको आया कि नहीं? तो समझाओ सबको, समझाओ। देखो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, तुम ये मत समझना मैं बहुत रूड हूं। अगर तुमको समझ, या तो तुम मुझसे पूछोगे, टाइम है ना अभी तुम्हारे पास, मैं तो टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ। या तो तुम मुझसे पूछोगे, और तुम मुझसे नहीं पूछ रहे तो तुम सबको समझाओ। हैं? क्या करेंगे सेबी से? मुझे अपना शेयर जारी करना है। शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेक्निकली क्यों पढ़ रहे हो? शेयर मतलब हिस्सेदारी। मेरा शेयर दे दो, मैं शेयरिंग नहीं करूंगा। शेयर मतलब मेरा हिस्सा। अब जब इसको पैसे चाहिए ज्यादा, तो ये जाएगा कहेगा देखो मैं 3 करोड़ के शेयर जारी कर रहा हूं। कहां जारी करूंगा? या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में। अब मेरे तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर बैठे होंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार स्विगी तो ग्रो कर रहा है। कितने का शेयर मिल रहा है? 200 रुपए का। ले लेते हैं। हो सकता है ये कल 210 का हो जाए, 250 का हो जाए, 400 का हो जाए, हो सकता है 200 के 150 रह जाए। अब लोग शेयर खरीदना शुरू करते हैं। अब जब शेयर खरीदेंगे, वो पैसा किसके पास जा रहा है? स्विगी के पास। अब जैसे स्विगी पहले कंपनी खुद चला रही थी, जब 1 करोड़ लगा के 2 करोड़ बनाए थे, अब स्विगी को 3 करोड़ चाहिए किससे? आम जनता से। तो स्विगी कहाँ गई? स्टॉक एक्सचेंज, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अब वो किससे पैसा ले रही है? पब्लिक से। अब वो किससे पैसा ले रही है? पब्लिक से। पहली बार पैसा ले रही है कि दूसरी बार? पहली बार।
अरे भाई 1 करोड़ की कंपनी थी, 2 करोड़ बनाया, मुझे पता है 5 करोड़ का 10 करोड़ बनाऊंगा, तो मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए। अब मैं 5 करोड़ बैंक से लाऊं तो मुझे देना पड़ेगा, उससे बेटर मैं पार्टनर्स बना लूं, और छोटे छोटे पार्टनर्स बना लूं, ताकि उनका डिसीजन में भी कुछ कहना ना हो। अगर तुम मेरी कंपनी में 30% के मालिक होगे तो कुछ बोलोगे ना, लेकिन तुम मेरी कंपनी में सिर्फ आधा % मालिक हो, क्या करोगे? है ना? तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, किस नाम के? शेयर के। शेयर किसको इशू किए? पब्लिक को। अब पब्लिक को पहली बार किए कि दूसरी बार? पहली बार। तो इनिशियल मतलब पहला, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर किया, इसी को बोलते हो आईपीओ, कि कंपनी का आईपीओ जारी हो गया। कंपनी का आईपीओ जारी हो गया, स्विगी का आईपीओ लग गया। आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम दैट कंपनी हैज कम इन फ्रंट ऑफ पब्लिक टू रेज मनी। अब ये क्या एक ही बार हो सकता है? मैंने 5 के 10 बनाए, अब मैं बोल रहा हूं अब मैं 50 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूं और मैं 50 के 100 करके दूंगा, तो अब मैं फिर किसके पास जाऊंगा? पब्लिक के पास। अब मैं पब्लिक के पास पहली बार गया कि दूसरी बार? दूसरी बार। उसको बोलते हैं एफपीओ। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करे तो आईपीओ, उसके बाद वो चाहे 2 बार करे, 10 बार करे, 50 बार करे, 100 बार करे, एफपीओ। तुम्हारे एग्जाम में इतना ही पूछेगा। तुम्हारे एग्जाम में एक वर्ड और पूछ लेता है। आईपीओ समझ में आया? बोलो। एफपीओ समझ में आया? सेबी का बेसिक्स? हाँ, ठीक। अब एक तुमसे और क्वेश्चन पूछता है। जब मेरी मेरी कंपनी में मान लो तुम सबने शेयर्स खरीद लिए, ठीक। जब मैंने तुम्हें शेयर बेचे उस प्रोसेस को क्या बोला? आईपीओ। या तो स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में खरीदोगे या दिल्ली में, है ना? अब देखो, ये शेयर क्या एक फॉरेनर खरीद सकता था? अगर ये कर दोगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। मतलब अगर ह्यूंडई कंपनी है, गाड़ी बनाती है, हर कंपनी कभी से तो शुरू हुई है। अगर तुम्हारे लॉजिक से इंडिया के बाहर का आदमी शेयर नहीं खरीद सकता इंडियन कंपनी का, तब तो कोई भी आदमी ह्यूंडई का भी नहीं खरीद पाएगा। फिर ह्यूंडई का शेयर तो साउथ कोरिया के लोग खरीदेंगे। गूगल कहाँ की कंपनी? अमेरिका। अगर तुम्हारा लॉजिक ये है कि इंडियन कंपनी का शेयर सिर्फ इंडियन खरीद सकता है, तो इस लॉजिक के हिसाब से अमेरिकन कंपनी का शेयर सिर्फ अमेरिकन खरीद सकता है। तो मेरे और तुम्हारे जैसे लोग तो कभी गूगल का शेयर ही नहीं खरीद पाएंगे। तो ये तो गलत बात है ना? नहीं गलत बात? हाँ, ठीक है। तो फिर इस लॉजिक से तो सिर्फ बॉम्बे के लोग खरीदेंगे। तुम काय खरीद ले रहे हो? तो उसने लखनऊ में तो नहीं किया रजिस्टर। कोई भी खरीद सकता है। अब यहां देखो, एक क्वेश्चन और पूछता है। जब कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी का शेयर खरीदेगी, जब कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी का शेयर खरीदता है, तो उस पैसे को उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पूछता है तुमसे क्वेश्चन, एफआईआई। जब कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी के शेयर खरीदेगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ, ये पैसा फिक्स है कि चलने वाला पैसा है? जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है वो लंबा लगाया जाता है कि कभी भी निकाल सकते हो? कभी भी निकाल सकते हो। मैंने 12 रुपए का शेयर खरीदा, देखा 14 का हो गया, बेच दिया। तो ये तो जॉन भी कर सकता है। जॉन ने आया, जॉन ने आज $1 बिलियन लगाए, अगले दिन देखा $1.2 बिलियन हो गए हैं, जॉन अपना पैसा लेके चला जाएगा उस कंपनी से, है ना? या किसी और ट्रेडर को बेच देगा। लालच होगा ना लोगों में। भाई कोई चीज 5 रुपए से 10 की बन गई, ठीक, मैंने 10 पे खरीदी। अब तुम्हें पता है ये 10 की 15 भी हो सकती है, तो तुम हो सकता है मुझसे 12 में लो।
नहीं समझ में आ रहा है? जब इसके रोज रेट बढ़ रहे हैं, ये 10 रुपए का मैं खरीद के लाया था कल, आज ये 15 का हो गया। अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि यार मैं मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं बेच रहा हूँ, तो हो सकता है तुम 17 में भी खरीदो, क्योंकि तुम्हें पता है कल 10 का था, आज 15 का हो सकता है, कल ये 20 का हो जाए, 25 का हो जाए, मैं तब भी मुनाफे में हूँ। नहीं समझ में आ रहा है? शेयर मार्केट, तभी तो लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक, मैं यही तो चलता है। बताता हूँ, अभी बात करते हैं। अब ये देखो वो पोर्टफोलियो होता है, बताता हूँ। अब ये देखो, ये है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये पैसा कभी भी निकाल के ले जा सकता है, इसीलिए इस पैसे को बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी क्यों? कोई भी गर्म चीज हाथ में ज्यादा देर टिकती है? बस। तो इस पैसे को भी, ये कैसा पैसा है, आया तो, पर कोई भरोसा है? हो सकता है कल जॉन निकाल के ले जाए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्या समझ में आया? पढ़ना क्या शुरू किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर मैंने तुमको क्या बताया, कौन सी यूरोपियन पावर्स आई, क्यों आई? सबसे पहले कौन आया केप ऑफ गुड होप पे? बार्थोमोलो डियाज, केप ऑफ गुड होप। फिर उसने जाके बताया, फिर वास्को डिगामा इंडिया आया, उसने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। PDEF आए, सबसे पहले पोर्चुगीज आए, सबसे लास्ट में गया कौन? पोर्चुगीज। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने बनाई? डच ने। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंने तुमको क्या बताया? शेयर कि 200 मालिक हो सकते हैं। फिर हमने समझा लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस। वन ओनर मतलब प्रोप्राइटरशिप, टू ओनर्स मतलब 2 to 50 मतलब प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 50 मतलब लिमिटेड। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद IPO FPO से भी समझ में आया? अब देखो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जब 1600 में, अब ये सारी जो कंपनीज इंडिया में आ रही थी कौन सी? ये कंपनीज आ रही थी, है ना? ये सारी कंपनीज कैसी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ये कैसी कंपनीज थी? जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज है जो इंडिया की हिस्ट्री डिफाइन कर देगी। जब 1600 में इंग्लिश ने सोचा कि हम इंडिया जाएंगे, तो ये कंपनीज कैसी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इंडिया की भी, इंग्लैंड की कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे डच इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज इंडिया कंपनी, सबने अपनी अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बना रखी थी। ब्रिटिशर्स ने जो बना रखा था उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताते हैं कि उसमें 200 से ज्यादा शेयर होल्डर थे। ठीक, बस कैच क्या है, अब ये बात कभी प्रूफ नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा माना जाता है जो उस टाइम पे ब्रिटेन की रानी थी, क्वीन एलिजाबेथ 1, वो भी इन 200 में से थी। मतलब समझे क्या होगा? अब कोई ऐसी कंपनी बनाई गई है जिसमें मोदी जी भी पार्टनर है ना? तो इन्होंने, इंग्लैंड, अब कुछ तो फायदा देंगे मोदी जी। क्या फायदा दे सकते हैं मैक्सिमम? अच्छा, अगर मोदी जी ये कह दें कि तुम जाके ऑस्ट्रेलिया में कोल का व्यापार करो, 200 लोगों की कंपनी है, उसमें मैं भी, मान लो मैं मोदी हूँ, मैंने बोला मैं मोदी हूँ, मैं 200 में से दो एक पार्टनर हूँ, और मान लो, चलो निखिल जा रहा है, निखिल जा रहा है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड करने। निखिल है CEO, 200 मालिक है। तो मैं एक चीज़ ये कर दूं अगर, कि इंडिया से कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया जाके, जो भी ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से होना वो सिर्फ तुम करो, तो मैं उसको फायदा दे रहा हूँ, यस और नो? इसी को तो बोलते हैं मोनोपली। मोनोपली, यहाँ पे एक वर्ड समझो, जब मार्केट में सिर्फ एक कंपनी का राज हो किसी एक सेक्टर में, उसको बोलते हैं मोनोपली। जब दो कंपनी रूल करें तो डुओपोली। जैसे खाना डिलीवरी में डुओपोली चल रही है, स्विगी एंड जोमेटो। मोनोपोली लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी कैसे हो जाएगी? अभी मान लो मार्केट में तुम लोग ये सब लोग ये यूज करते हो, मैं बेचता हूँ 100 का, ठीक, एक आदमी और आया, उसने 90 का बेचना शुरू कर दिया, तो मैं शायद 80 का बेचने लग जाऊं।
या मैं 100 में बेचूंगा तो क्वालिटी बेटर दूंगा, कुछ तो बेटर करूंगा, पर मार्केट में सिर्फ बेच ही मैं रहा हूँ, ये चीज ही मेरे पास है, और मेरे अलावा अगर कोई ये बेचता है तो उसको जेल हो जाती है। तो क्या हो रहा है, मोनोपोली है ना। तो अब मैं 100 की चीज शायद 250 में बेच दूं। रिलायंस जियो ने तुम सबको फ्री में दिया रिचार्ज, 6 महीने 1 साल शुरुआत में, तुम लोग छोटे हो गए तब, 2016-17 की बात है। सबने रिचार्ज किया फ्री 1 साल, सबने सिम पोर्ट करा ली। अब वो 239 से 280 करता है रिचार्ज, कुछ बोल पाते हो? कल को मान लो एयरटेल भी खत्म हो जाए, तो अंबानी जी बोलेंगे 350 रुपए। चलो गूगल को मान लेते हैं, यूट्यूब यूज करते हो? यूट्यूब के अलावा कोई दूसरा वीडियो प्लेटफॉर्म यूज करते हो? कल को गूगल कह दे यूट्यूब यूज करने के 500 रुपए लगेंगे महीने के, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? देने पड़ेंगे 500, क्योंकि उसकी इस मार्केट में मोनोपोली है। उसके अलावा दूसरा प्लेयर बताओ। तो ये कस्टमर के लिए अच्छा कहाँ से है? अगर सिर्फ एक ही कंपनी की कोई एक चीज आएगी तो कंपनी तो एक्सप्लॉइट करेगी। नहीं समझ में आ रहा है? तो मार्केट में मोनोपोली इज नॉट अ गुड थिंग। को हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली? मार्केट में एक कंपनी का रूल, डुओपोली मतलब दो का रूल, स्विगी एंड जोमैटो। समझ में आ रहा है? अब ये जितनी इंडिया में कंपनी आ रही थी, कैसी कंपनीज थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मालिक कौन था? क्वीन एलिजाबेथ। अब क्वीन एलिजाबेथ कुछ प्रॉफिट देगी, यस और नो? उसका हिस्सा है 200 में, तो कुछ तो स्पेशल करेगी ना। अब यहाँ पे देखो कैच है, क्वीन एलिजाबेथ ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हम इंडिया में ट्रेड करेंगे, तो क्वीन एलिजाबेथ ने इनको 15 साल की मोनोपोली दे दी। 15 साल की क्या दे दी? मोनोपोली। इसका मतलब था इंग्लैंड से कोई भी कंपनी, इंग्लैंड से कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया से ट्रेड नहीं करेगी। समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है? कोई डील ही नहीं करेगा। आज मोदी जी एक ऑर्डर निकाल देंगे, इंडिया में टाटा के अलावा कोई गाड़ी नहीं बिकेगी। या मोदी जी आज एक ऑर्डर निकाल दें कि इंडिया में सिर्फ अंबानी और अडानी दो लोग ही दुनिया से व्यापार करेंगे, बाकी लोग अंदर करो, तो फायदा किसको होगा? अंबानी अडानी को। अब ये सेम चीज हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी में 200 मालिक थे, 200 में से एक मालिक एलिजाबेथ भी थी। क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि 15 साल का मैं तुमको क्या देती हूँ, ट्रेडिंग राइट। 1600 से 1615 तक, 1600 से 1615 तक इंग्लैंड की कोई भी कंपनी कहाँ नहीं जाएगी? इंडिया। तो तुमने किसको टाइम दे दिया एस्टेब्लिश होने का? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब तुम यहाँ पे क्वेश्चन पकड़ो, सुनते रहना। मोनोपोली समझाई, डुओपोली समझाई। ये जो मोनोपोली 1600 में दी गई थी ना, ये जाके सोचो कब खत्म होगी, इमेजिन करो। आम आदमी समझ पाएगा? इंग्लैंड का 1600 में आम आदमी इतना समझ पाएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में 200 में क्वीन एलिजाबेथ हैं, फिर क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल की मोनोपोली दे रखी है, 1600 की बात कर रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी लंदन जाना एक ड्रीम हो सकता है, इसको अदरवाइज मतलब मैं जा समझता हूँ, है ना? तो उस टाइम तो कितनी बड़ी बात थी। तो अब वो 15 साल, किसी को पता है 15 साल ने उसमें मोनोपोली दे दी, आम आदमी को कुछ पता चला होगा? अब लेकिन आम आदमी धीरे धीरे तो ग्रो करेगा। अभी मैंने तुमको बताया था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जब फ्रांस में राजा हटा के लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की थी। फ्रांस और ब्रिटेन पड़ोसी है, तो ब्रिटेन में भी तो फिर लोग पढ़ लिख रहे होंगे। अब सोचो, मोनोपोली जो 1600 में दी गई थी, एक क्वेश्चन तो पूछता है कि कब दी गई थी, ठीक, और कितने साल के लिए दी गई थी? 15 साल के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मोनोपोली एंड कब हुई, यही तो पूछेगा। ये तो पूछेगा कब दी गई, तो 1600 में दी गई।
फिर पूछेगा अब ऐसा तो है नहीं कि मोनोपोली दे दी कि जीवन काल की मोनोपोली हो सकती है, नहीं ना, कि हमेशा के लिए हो गया, नहीं, 15 साल के लिए दिया था। अब क्वेश्चन पूछता है मोनोपोली कब होगी, और मोनोपोली खत्म कौन करेगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट करेगी। अरे भाई जिसने दिया है, क्या राइट दिया था कि तुम्हारे अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। तो जब ये राइट दिया जाएगा कि अब तुम्हारे अलावा कोई और ट्रेड कर सकता है, तो वहां की सरकार ही देगी। अभी अच्छा चलो guess करो कब कब खत्म हुई होगी मोनोपोली। कब खत्म हुई होगी, इमेजिन करो। हाँ, 15 साल बाद ओवर हो जाएगी, लेकिन फिर एक रिन्यूअल भी तो होता है कि रिन्यू करा ली, शेयर तो था ही रानी का। 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी। 1813 में मोनोपोली खत्म करेगा कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन पूछता है मोनोपोली एंड कब हुई, 1833। उसके बाद भी दो चीजें छोड़ दी थी, चाय और चाइना। यही क्वेश्चन पूछता है कि जब 1833 में मोनोपोली ओवर हुई, तो कौन सी दो चीजें छोड़ दी गई, मतलब समझे। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, मेरे पास ट्रेडिंग राइट है, किस पे ट्रेडिंग राइट, इंडिया के साथ ट्रेड करने का। मुझे रानी ने दे रखा है राइट 15 साल का, रिन्यूअल कराते कराते 1833 तक, 13 तक लेके आ गया। 1813 में रानी ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि अब तुम्हारा ट्रेडिंग राइट खत्म नहीं, तुम्हारे साथ दूसरे भी ट्रेड कर सकते हैं। नहीं समझे, अब मोनोपोली नहीं रहेगी, अब तो और लोग भी कंपनी बनाएंगे ना ब्रिटेन में, मुनाफा सबको कमाना है। उसके बाद भी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारी हर चीज से मोनोपोली खत्म हो गई, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स। दो चीजों में तुम आज भी सिर्फ तुम ही ट्रेड करोगे, एक चाइना से कोई भी ट्रेड करना हो तो तुम करोगे, और चाय का ट्रेड करना हो तो तुम करोगे। अब चाइना आज का चाइना नहीं है, 200 साल पुराना गरीब चाइना है। जैसे इंडिया था उस टाइम, वैसे ही चाइना भी था। चाय और चाइना, तो मतलब इंडिया में जो चाय हो रही थी उसका भी ट्रेड कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाइना से भी ट्रेड कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया, पक्का, 100%। समझ में आ रहा है, चलें आगे, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब, 1600। पहला जो उसका वो था, सब्सक्रिप्शन कह सकते हो, कितने साल का था, चार्टर, 15 साल। खत्म कब हुआ, 1833। 1833 में इन्होंने इनकी मोनोपोली ओवर की, और 1833 में दो चीजें छोड़ दी, कौन कौन सी, चाय और चाइना। उसके बाद 1833 में चाय और चाइना भी छीन लिया। समझे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में एकदम सवाल आना चाहिए, हर चीज कनेक्टेड होती है। मतलब तुम देखो, लोग यहाँ पे जागरूक होना शुरू हो रहे थे, तभी तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि भैया मोनोपोली किस बात की। देखो फ्रांस कब आजाद हो रहा है, सब रिलेटेड है। अमेरिका कब आजाद हो रहा है, ये सब हमसे इसलिए 200 साल आगे हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। अब इसके बाद, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें एक ओनर कौन था, क्वीन एलिजाबेथ। बनी कब थी, 1600। मोनोपोली कब खत्म हुई, चाय और चाइना छोड़ के। कंप्लीटली मोनोपोली कब खत्म हुई, यहां तक समझ में आया। अब ये कंपनी आई थी इंडिया, कंपनी ने देखा मुझे क्या करना है, ट्रेड। मुझे क्या करना है, ट्रेड। तो क्या ब्रिटिश सरकार आई थी, कंपनी आई थी कि गवर्नमेंट आई थी, कंपनी। जैसे रिलायंस जाए आज अमेरिका, रिलायंस ने वहां बनाना शुरू किया, क्या, प्रॉफिट। अब देखो, ये ये इस पे कब आएंगे कि हम तुम पे रूल करेंगे।
ये करने क्या गए हैं? ट्रेड। तो ये लड़ाई कब करेंगे? मैं कहीं ट्रेड करने गया, मैं तो व्यापारी था, अगर मुझे तलवार उठानी पड़ गई तो मतलब, तो मुझे ट्रेड नहीं करने दे रहे थे, या मेरी शर्तों पे ट्रेड नहीं हो रहा था। यही प्रॉब्लम होंगी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में। जब यहाँ पे ये आएंगे, देखो हम डिटेल हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मत सोचना। जब ये आएंगे तो यहाँ पे मुगल रूल कर रहे होंगे, ठीक। अब मुगल भी तो कमज़ोर होंगे। अब ये हम स्टोरी यहाँ पे रोक रहे हैं, यहाँ तक ध्यान रखना स्टोरी। अब दूसरा स्टोरी समझो, दो स्टोरी चल रही है। इंग्लैंड यहाँ से आया, तो भाई आके इंडिया इतना भी कमज़ोर थोड़ी था कि तुम आए और रूल कर लिए। यहाँ पे भी तो तो मतलब है ये, इंग्लैंड मजबूत होगा और यहाँ बैठा कमज़ोर होगा, तभी पावर डायनेमिक चेंज होगा। तुम यहाँ कुर्सी पे बैठे थे, मैं बाहर से आया, मैंने भगा दिया, और यहाँ इसके दो मतलब हैं, या तो मैं ज़्यादा ताकतवर था या तुम कमज़ोर थे, है ना। अब मुगल के बारे में तो पढ़ते हैं, अकबर थे, औरंगजेब थे, तो कैसे इंग्लिश आ गए, और वो भी एक कंपनी। बहुत बड़ी बात है, अंबानी साहब यूएस जाएं और यूएस पे रूल कर लें। बताओ, तुम तो पढ़ते हो द मुगल्स द ग्रेट मुगल्स, किस बात के लिए? जब तुम ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ पाओ, ब्रिटिशर्स कितने होंगे, तुम तो यहाँ 500 200 400 साल से रूल कर रहे थे। अरे भाई, बाबर के समय से रूल कर रहे हैं मुगल्स, तो तुम्हारे पास तो यहाँ सब कुछ था। वो तो कंपनी थी बेचारी, कंपनी वाले कितने ही लोगों को ले आएंगे एक बार में, 2000, 3000, 10,000, बस। तो कैसे मुगल्स हार गए? जनता को जागरूक करने लग गए। हम्म। कौन? ब्रिटिश तुमको अपनी तरफ कर लेंगे, तुम हो जाओगे, तुम्हारे जैसे तो लोग रहे होंगे। क्या प्रॉफिट कितनों को देगा? कितनों को देगा? मोदी जी 14 से दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें राज करता होगा तो अपने साथ एक गद्दी में बैठाएगा, कि अपने पे रूल कराने लग जाएगा। प्रॉफिट होते होते उसकी गद्दी छीन ली। अग्रीमेंट कराएगा तो गद्दी कैसे गई? जब मैं कह रहा हूँ, जब मुगल इतने मजबूत थे, मुगल का पूरे इंडिया पे रूल था, अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट, तो ब्रिटिशर्स कहाँ से आ गए? साथ बैठाएगा, धोखा दे देगा, ठीक। तो धोखा दे के कुर्सी पे बैठ गया बस। चलो ऐसे ही मान के चलते हैं, बीजेपी बीजेपी को मान लेते हैं, चलो मुगल सभी, ठीक। और तुमको मान लेते हैं हम अंग्रेज, तुमको मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और बीजेपी को मान लेते हैं मुगल्स। मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे अभी बीजेपी है, ठीक, बीजेपी को मान के चलते हैं मुगल्स उस जमाने का, और हम तुमको बना दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तुम कह रहे हो धोखा दे दिया, है ना। तो चलो मान लो बीजेपी में सबसे बड़े आदमी कौन? मोदी जी। मैंने मोदी जी को कन्वेंस कर लिया और मैं मोदी जी के साथ बैठने लगा। फिर एक दिन मैंने मोदी जी की छुरा घोप दिया और मोदी जी मर गए, और मैं मोदी जी की कुर्सी पे बैठ गया, तो तुम मुझे पीएम मान लोगे? किसके ज्यादा लोगों को? ठीक है, तुम बताओ।
यही करते थे। अब पूरा इंडिया एक आदमी के कंट्रोल में नहीं था, मुगल्स थे। उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में एक आना चाहिए सवाल, ये जो चीज तुम बोल रहे हो डिवाइड एंड रूल, कि भाई इसको सपोर्ट किया और इसके सपोर्ट से इसको गिरा दिया, फिर इसको गिरा दिया, ये कह रहे हो, है ना? भाई ये दो राजा में लड़ाई थी, मैं बाहर से आया, मैंने देखा कमजोर कौन सा, मैंने देखा ये कमजोर है, मैंने इसका साथ लिया, दोनों मिलके इसको पीट दिए, है ना? और लालच दिया कि तुमको बैठाऊंगा, फिर इनको यहाँ बैठा के अपने हिसाब से चलाया। यही तो कह रहे हो, यही हुआ है। लेकिन यहाँ मुगल तो मजबूत थे ना, मुगल तो मजबूत थे, अगर मजबूत नहीं थे तो अकबर द ग्रेट कैसे? देखो हुआ क्या, मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यही तो हो रहा है। मुगल्स नीचे गिरेंगे तभी तो ब्रिटिश आएंगे, अब मुगल नीचे क्यों गिरेंगे? देखो, मुगल्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, कोर्ट फैक्शनलिज्म। याद कुछ नहीं करना, बस बता रहा हूँ। फैक्शनलिज्म को याद रखो, फैक्शनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं गुटग्रस्ती। ग्रस्ती समझते हो? हाँ, गुट बनाना, ग्रुपिज्म बनाना। इस्लाम इंडिया में चार चार तरीके के मुस्लिम्स पाए जाते थे, आज भी, उस टाइम पे भी। एक थे ईरान से आए हुए ईरानी, एक टर्की से आए तुरानी, एक अफगानिस्तान से आए अफगानी, और जो इंडिया में ही मुस्लिम्स पैदा हुए वो हिंदुस्तानी। जो ईरान फारसी बोलते थे ईरानी, जो टर्की से आए वो तुर्की बोलते थे तुरानी, जो अफगानिस्तान से आए वो अफगानी बोलते थे अफगानी, और जो इंडिया में ही मुस्लिम थे उनके बच्चे वो हिंदुस्तानी। ये आपस में लड़ते थे। तो जो कोर्ट फैक्शनलिज्म मतलब कोर्ट में गुटग्रस्ती, कोर्ट किसकी? राजा की। राजा के यहाँ नोबल्स होंगे, नोबल्स होंगे दरबारी। अब दरबारी चार गुट के हैं, वो चाहेगा मेरा राजा बन जाए, वो चाहेगा मेरा राजा बन जाए। तक औरंगजेब जिंदा रहेगा, मुगल्स को कोई नुकसान नहीं हो। समझो बात को। और औरंगजेब का पापा कौन था? शाहजहां, और शाहजहां का पापा जहांगीर। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में पहली बार आए 1608 में, 1600 में कंपनी बनी थी। अभी उस आज का जमाना नहीं है कि कल कंपनी बनी 6 महीने में पहुंच गए। 8 साल लग गए इंडिया आते आते, आने में 8 साल नहीं लगे, प्लानिंग करते कैसे करेंगे क्या करेंगे, 8 साल बाद ये इंडिया में आए। क्वेश्चन पूछता है कि कब सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए? 1608 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटेन से आने वाला पहला आदमी कौन था? वो तो पोर्चुगल का है। यही सब तो पता लेता है। वास्को डी गामा तो पोर्चुगल का था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ब्रिटेन से आने वाला पहला आदमी। क्या आती थी? फारसी। फारसी मतलब पर्शियन। और उस टाइम पे मुगल का काम किस में होता था? फारसी में। तो काम निकालना है तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए ना, है ना? तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को कौन सी भाषा आती थी? फारसी। कभी कभी पूछ, फारसी फारसी, फारसी नहीं, फारसी। फारसी मतलब पर्शियन, पर्शियन मतलब ईरान की भाषा। उस टाइम पे जो कोर्ट के काम होते थे, जैसे हमारी बोलचाल की भाषा क्या है? हिंदी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस में चलती है? इंग्लिश। ऐसे उस टाइम पे बोलचाल की भाषा यही सब रही होगी, पर उनके कोर्ट के काम किस में होते थे? सरकारी काम पर्शियन में। तो एक आदमी चाहिए था जो किस भाषा में अच्छा हो? पर्शियन। वो आदमी कौन था? विलियम हॉकिंस। पहला ब्रिटिशर इंडिया में कौन आया? विलियम हॉकिंस। किस ईयर में आया? अब एक क्वेश्चन पूछ लेता, जब 1608 में ब्रिटिशर इंडिया में पहली बार आए तो इंडिया में रूल किसका था? समझे मतलब क्या कह रहा हूँ? एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि सबसे आने वाला ब्रिटिश का नाम बताओ, विलियम हॉकिंस। दूसरा सवाल पूछता है कि जब 1608 में ये हॉकिंस आया तो इंडिया का राजा कौन था? मतलब सबसे पहले परमिशन किसने दी? वो बोलता है ना, डॉली तूने किसको चाय पिलाई? किसी ने तो पहली बार चाय पिलाई होगी ना, कि आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो तुम।
पहले दिन कभी तो आया होगा कोई जिसकी खातिरदारी हुई होगी, तभी उसने बोला होगा हाँ बहुत बढ़िया है वहां पे चलो। तो कौन था? डॉली कौन था? चाय किसने पिलाई? जहांगीर। ब्रिटिश क्यों चाय पिलाएगा? चाय पिलाई, घर पे बुलाया कि भैया बहुत अच्छे हैं चाय पिलाते हैं। फिर भैया रुक गए घर पे, फिर रहने लगे, कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले तुम्हारी जो आगे की पीढ़ी आएगी वो पूछेगी ना कि सबसे पहले चाय पिलाई किसने थी। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉली तूने किसको चाय पिलाई। बहुत मीम भी बनता है, तुम देखना है, डॉली बोलता है ना, डॉली खुद बोलता है डॉली तूने किसको चाय पिलाई। जब वो वापस गया उसको पता नहीं था बिल गेट्स से मिलके आया है। तो वापस गया तो वहां लोगों ने पूछा कि तो पता चला वो शिट, ये तो बिल गेट्स था। अब उसको क्या पता बेचारे को बिल गेट्स है। इंडिया में अभी 90% आदमी नहीं जान पाएगा बिल गेट्स को शक्ल से। तो वो बोले था डॉली तूने किसको चाय पिलाई, तो उसमें जहांगीर का फोटो लगा देते हैं कि मुझे लगा फॉरेन के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए। किसी ने तो पिलाई होगी ना कि फॉरेन के बंदे, ये फॉरेन के तो बंदे थे। तो किसी ने बोला होगा आ जाओ आ जाओ। तो कौन था वो? जहांगीर। ये क्वेश्चन पूछता है। जहांगीर से एक क्वेश्चन और पूछता है, ओ विलियम हॉकिंस, तुम, ये है जहांगीर, आया इनके कोर्ट। मैंने इनसे बोला सर ट्रेड कर, कुछ मांगेगा। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जो इंडिया के राजा वाजा होते हैं वो जल्दी बातों में आ जाते थे। तारीफ में बहुत तारीफें सुनना पसंद करते थे क्योंकि पैसा बहुत था। उस टाइम पे दुनिया का 16% ट्रेड, समझना, जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो अगर दुनिया में 100 रुपए का व्यापार हो रहा था तो 16 रुपए का व्यापार इंडिया करता था, इंडिया से होता था। और आज 2% होता है, आज की बात कर रहा हूँ। मतलब जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो इंडिया इतना रिच था कि दुनिया में अगर 100 रुपए घूमते थे तो 16 रुपए इंडिया के पास आते थे। और आज अगर 100 रुपए घूमते हैं तो 2 रुपए आते हैं। मतलब इसमें परेशान ना हो, बस सुनो, मतलब चाय कितनी महंगी पड़ी। अब देखो, जहांगीर उस टाइम, जहांगीर तो खुश है, अपने कोर्ट में बैठा है। तो इनकी वाइफ्स होती थी, है ना, राजा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जहांगीर अपनी कोर्ट में बैठे थे और विलियम हॉकिंस आए। दिन काम करना है तो वो पहले 6 इस बात पे लगाएंगे काम जल्दी कैसे होगा, फिर 4 दिन काम करेगा। अब उसने ये बात सोच लिया कि मुझे किससे मिलने जाना है, जहांगीर। एक मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि विलियम हॉकिंस को कौन क्वेश्चन पूछता है, पारसी, फारसी, पर्शियन। पर्शियन उसको अच्छी को आती थी, पता कि जहांगीर की, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या आता है, समझा रहा हूँ। उसने वीकनेस पता की कि जहांगीर को पसंद क्या है। तो बताया जहांगीर को पेंटिंग बहुत पसंद है। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि इंडिया का कौन सा राजा है जो पेंटिंग का कनोजर था, मतलब पेंटिंग का शौकीन था। आंसर क्या होता है? जहांगीर। एक किस्सा याद रखो तो तुमको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहांगीर किसका शौकीन था? पेंटिंग का। विलियम हॉकिंस को पता था कि किस चीज का शौकीन है, पेंटिंग का। अब वो यूरोप से बहुत सारी पेंटिंग बनवा के लाया और जहांगीर के पास गया और जहांगीर को उसने गिफ्ट की क्या, पेंटिंग्स। तो अब वहां पे ऐसा बताते हैं उसने वहां पे एक्टिंग करना शुरू किया, मैं व्हाट्सएप से नहीं बता रहा हूँ, किताबों में लिखा है। उसने वहां पे एक्टिंग करना शुरू किया कि ओ शिट ये कौन सी पेंटिंग है, ये कौन सी पेंटिंग है। तो उसने, तो अब जहांगीर बोला कि आप गैस करिए किसने बनाई होगी। तो डॉली था। तो उसने क्या बोला, हाँ, उसने बोला ये तो सर हमारे यहाँ ऐसा काम ही नहीं होता, ये कौन कर सकता है, बड़ा ग्रेट आर्ट पेंटर होगा ये वो। तो उसने बताया तो मैं ही हूँ। जहांगीर ने, अब जहांगीर खुश हो गया, उस टाइम पे उसके पास सब था, तो उसको क्या चाहिए, को मसाज, खुश था। अब जहांगीर को ये भी पता था कि फॉरेन के बंदे हैं तो इनको बात बतानी चाहिए, क्योंकि ये बाहर जाके दूसरे तलब में बताएंगे कि वहाँ का जो राजा है जहांगीर बहुत अच्छा पेंटर है। शाम को डिनर के लिए इनवाइट कर ये रखी कि आप मुझे अपनी, मैं वैसी ही हूबहू पेंटिंग बनाऊंगा और आप शाम को आके बताइएगा कि आपकी कौन सी थी, समझे। उसने एक पेंटिंग
थी। विलियम हॉकिंस 10 15 20 पेंटिंग जो भी लाया होगा, एक पेंटिंग मान लो बना के लाया था ऐसी, जहांगीर ने बोला ये रख के जाओ, शाम को आना डिनर पे, मैं एक पेंटिंग बनाऊंगा, फिर बताना कौन सी ओरिजिनल है। आया। अब तलाक का उसको मालूम था, उस टाइम पे उसको ताजा था, सब मिलता आ रहा था ना जनरेशन पर, ये आदमी था। तो ये गया, उसने दोनों पेंटिंग बना के रखी। लोग बताते हैं इसको मालूम थी ये बात कि इसकी पेंटिंग कौन सी है, पर इसने वहां जाके जहांगीर के सामने क्या बोला, अपनी पेंटिंग को, जहांगीर वाली पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बता दिया कि मेरी पेंटिंग है। अब जहांगीर खुश हो गया, ऐसा उसमें मतलब स्पेसिफिकली बुक में है उसकी। तो जहांगीर एकदम खुश हो गया कि ये वो, आप मुझे जान नहीं पाए, वाह मजा आ गया। अब चलिए, अब खुश हो गया विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस ने जैसे ही खुश हुआ, विलियम हॉकिंस ने अपनी बात रख दी कि सर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उसने बोला कहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हो? तो उसने बोला सर इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडिया से व्यापार करेंगे। तो जहांगीर को पता था कि ठीक है करो। तो जहांगीर ने बोला बताओ कहाँ से ट्रेडिंग करोगे? अब जब ट्रेडिंग होगी तो इंडिया का ये वाला तट सबसे पास में है ब्रिटेन के लिए, है ना? तो इनको किसने जगह दे दी? जहांगीर ने। अब तुम्हारे दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा, देखो मैं इतना डिटेल में आगे चीजें, क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़नी, पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जहांगीर इतना बेवकूफ थोड़ी होगा। सही बात है। यहाँ पे ब्रिटेन कब आए? 1600। पोर्चुगीज कब आए? मतलब पोर्चुगीज को इंडिया में कितने साल हो चुके थे? 100 साल। तो पोर्चुगीज इंडिया में टिक चुके थे। और पोर्चुगीज बड़े बदनाम थे किस चीज में? रिलीजन कन्वर्जन कराने में। तलवार पे पकड़ के क्रिश्चियन बना देते थे। एक रीजन ये भी माना जाता है जिस वजह से ब्रिटिश टिके और बाकी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश रिलीजन में बहुत फ्री हैंड थे, रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते थे, कल्चर में इंटरफेयर नहीं करते थे ज्यादा, शांति से काम करते थे, चुपचाप डिवीजन करा दिया, तलवार से काम नहीं करते थे, स्लोली काम करते थे पेन पेपर पे। अब पोर्चुगीज इसलिए बहुत बदनाम थे कि वो लोगों को पकड़ के क्या बनाते थे? क्रिश्चियन। उन्होंने अकबर को भी 2 बार क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की, अकबर के कोर्ट जाके। हाँ। अब अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। ठीक। अकबर सेकंड बहुत लेट आएगा, 1800 में, राजा राम मोहन के टाइम। अकबर फर्स्ट ही की, अकबर टू की कोई बात नहीं करता भाई। अकबर टू का कोई काम ही नहीं है, बस वो राजा राम मोहन रॉय पढ़ाते हैं तो अकबर टू का नाम आता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा नाम किसने दिया, अकबर टू, बस उसका इतना ही हिस्ट्री में काम है। अब देखो, अब जहांगीर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो पेंटिंग वाली बात पे दे देगा। जहांगीर किससे परेशान है? यहाँ बैठे कौन थे? पोर्चुगीज। उसने कहा जाओ वहां ले लो। अब जब वहां पे एक ही आदमी तो बैठेगा, अब लड़ाई किसमें होगी? पोर्चुगीज वर्सेस, पहली लड़ाई। क्वेश्चन पूछता है 1612 पोर्चुगीज और ब्रिटेन में लड़ाई हुई, जिसमें हारा कौन? इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ सॉली। तुमसे पूछता है बैटल ऑफ सॉली वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? पोर्चुगीज एंड ब्रिटेन। स्टोरी समझ में आई? कोई भी लड़ाई फालतू थोड़ी होगी, और ना कोई चीज किसी को फालतू में दे देता है। उसको किससे निपटना था? तो और सब उस समय ब्रिटिश क्या थे? कमजोर, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? बैटल ऑफ सॉली। अब देखो 1608 में कौन आएगा? ब्रिटिश। पहला ब्रिटिशर कौन था? विलियम हॉकिंस। ठीक। इसके बाद 1612 में सबसे पहले ये लोग अपनी फैक्ट्री कहाँ खोलेंगे? सूरत में। किसको डिफीट करेंगे? बैटल ऑफ सॉली। अब यहां से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझ लो। अभी तो कहाँ राइट दिया गया है? सूरत में। अब धीरे धीरे तो एम्बिशन बढ़ेगा पूरे इंडिया में रूल करें, है ना? अब उसमें हम आगे जाएंगे कभी। इससे रिलेटेड चीज समझ लो। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खुलेगी? सूरत में। एक क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ कि सब इंडिया में, पूरे इंडिया में ट्रेडिंग का राइट करने का कहां से इनको ये राइट मिला?
पूरे पूरे इंडिया मतलब मुगल का जितना रूल था, पूरा इंडिया में ये नहीं आएगा। पूरा इंडिया का मतलब उस टाइम पे मुगल है, मुगल यहाँ ही तक थे, नीचे विजयनगर एम्पायर और ये सब थे। 1717 में ये क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1700, अभी मैं 1608 की बात कर रहा था, 1717 में जो मुगल था उसका नाम था फारूक शियार, सुना होगा नाम, सुना है? फारूक, फारूक शियार। फारूक शियार को बीमारी हो गई कोई, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कौन सी बीमारी, कोई बीमारी हुई, नेक्स्ट टाइम देख के बताऊंगा। ठीक, कोई एक्स वाई जेड क्या हो गई, एक्स वाई जेड क्या हो गई, बीमारी हो गई। अब जब ये एक्स वाई जेड बीमारी होगी तो इसको क्या चाहिए, मेडिकेशन। अब साइंस में आगे कौन चल रहा था, ब्रिटिशर्स, उनके यहाँ रेनेसां आ गई 1400-1500 में। एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था, किस नाम का, हैमिल्टन। हैमिल्टन ने वो सर्जरी परफॉर्म की और फारूक शियार की जान बच गई। इस बात पे खुश होकर फारूक शियार ने पूरे मुगल में जहां तक उसका रूल था ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेडिंग राइट दे दी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेडिंग राइट कहां से मिली, 1717 के फरमान से। 1717 का फरमान किसने जारी किया, फारूक शियार का हैमिल्टन। समझ में आओ? पोर्चुगीज समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है डच। डच के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, डच के बारे में दो चीज याद रखो। पूछेगा डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। अब फैक्ट्री का पहले मतलब समझ लो। फैक्ट्री का मतलब वो नहीं है जो तुम आज फैक्ट्री समझते हो। फैक्ट्री, उस टाइम पे मशीनें आई थी नहीं, तो उस टाइम पे फैक्ट्री का मतलब होता था कि सर सूरत के पास थोड़ी सी जगह दे दो, वहां पे मैं वेयर हाउस बनाऊंगा। वेयर हाउस क्यों बनाते थे भाई, उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटेन से गए आए, सामान लेना है। अब सामान इंडिया भर में से सामान लेना है ना, तो टाइम नहीं वेस्ट होगा। जब तक मैं गया हुआ हूँ तब तक यहाँ पे तुम ला ला के सामान रखो, आऊंगा और इस वेयर हाउस से ले लूंगा। इसी वेयर हाउस में उनके लोग रहते थे, जो लोग रहते थे उनको बोलते थे फैक्टर्स। और फैक्टर में रहने वाली, फैक्टर जो लोग जहाँ फैक्टर रहेंगे उसको क्या बोलोगे, जो ब्रिटिश रेजिडेंट, फैक्टर्स। नहीं समझ में आ रहा है? जो नागरिक थे उनके, उनको वो बोलते थे फैक्टर्स। फैक्टर जहाँ रहेंगे वो फैक्ट्री। फैक्ट्री वो फैक्ट्री नहीं जो आज की है, बस गोदाम होता था, उसी को ये लोग क्या बोलते थे, फैक्ट्री। ब्रिटिश फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगी, सूरत। डच के बारे में बता रहा था, दो चीजें याद रखनी है। कौन या PDEF, पोर्चुगीज समझ लिया। वास्को डे गामा, बार्थोलोमेव डियाज 1961 में गोवा छोड़ के गए, फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। इसके बाद ये भी बता दिया कि पोर्चुगीज का गेम कहाँ खत्म हुआ, बैटल ऑफ स्वाली कहाँ हुआ, 1612 कहाँ, सूरत। इसके बाद कौन आया, डच। डच से दो चीजें याद रखनी है, पहली सबसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, दूसरी डच को बोलते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड। इसके बाद डच, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसके बाद कि ये हो गया मसूलीपट्टनम, ये हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हो गया नीदरलैंड और हॉलैंड। एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई आखिरी में टिका कौन, ब्रिटिश। ब्रिटिश ने किसको हराया होगा, डच को भी, सबको हराओगे ना तभी तो रह पाओगे। तो डच को हराया 1759 में। क्वेश्चन पूछता है कौन से बैटल में, बैटल ऑफ बे। समझ में आया, पक्का? बैटल ऑफ बे दारा। तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया, पोर्चुगीज और डच। लेकिन इसके साथ देख लो, दो मैंने पहले बोला है, दो पैटर्न है, या तो टॉपिक से पढ़ो बता दो, और या इस तरीके से पढ़ लो। इस तरीके से पढ़ने में फिर बीच बीच में इकोनॉमी भी आ जाएगी, बीच में ज्योग्राफी भी आ जाएगी। अब बता दो बेटर मेथड कौन सा है।
टॉपिक में देखो क्या है, फिर हिस्ट्री तो हिस्ट्री, इसमें क्या, तुमने मुझसे आईपीओ पूछा, शेयर पूछा, तो मैं तुमको आईपीओ भी बता दिया। अब तुम मुझे मेथड बताओ कौन सा बेटर है। करा मैं इससे भी दूंगा, बस इसमें क्या है, जैसे तुमको ये बताया तो तुमको 1717 का फरमान भी लिखवा दिया। बता वही रहा हूँ जो क्वेश्चन आते तभी मुझे याद है, नहीं तो मैं इतनी हिस्ट्री क्यों याद करूंगा। हाँ बताओ, पैटर्न कौन सा बेटर है, ये वाला। हमने कौन कौन से कर लिए, पोर्चुगीज और डच। इसके बाद किसकी बात करेंगे, हमने गेम से इसको काट दिया, इसको हमने पोर्चुगीज मार दिए, है ना, हमने डच भी मार दिए, इंग्लिश तो रहेगा ही। अगली क्लास में हम सबसे पहले किसको मारेंगे, फ्रेंच को, और उसके बाद किसको मारेंगे, जो इंडिया में लोग बैठे हैं, इंडिया में भी तो लोग बैठे हैं। अभी तुम इमेजिन करो, हम सब ब्रिटिशर्स बन के पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे, हम सब क्या है, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स सबसे पहले किसको मारेंगे, जो बाहर से उनके साथ आएंगे। भाई मेरे साथ चार लोग आए, पी, डी, ई और एफ। मैंने पी मार दिया, मैंने डी मार दिया, अब मैं किसको मारूंगा, एफ को। तो बाहर से आने वाला अकेला कौन बचा, मैं खुद। अब इसके बाद जब मैं खुद अकेला बचाऊं तो मुझे अंदर जो बैठे हैं उनको भी तो हराना है। यहाँ मराठे बैठे होंगे, यहाँ मुगल्स बैठे होंगे, यहाँ नीचे टीपू सुल्तान बैठा होगा मैसूर। धीरे धीरे हम इनको मार देंगे, और जब इनको मार देगा कौन, बस फिर इनके कुछ गवर्नर जनरल पढ़ने होते हैं कि कौन से कानून पास किए, कौन से नियम पास किए, फिर बीच में गांधी जी आ जाएंगे और खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। और संडे को क्लास रखें, अब तो फ्री हूँ मैं, फ्लैट से तो फ्री हूँ। संडे को बताओ रखें स्टैटिक जीके की क्लास, संडे या सैटरडे। हाँ, और बता दो कि अंकुश सर से अरिथमेटिक रीजनिंग करना है कि उनके साथ पैरेलली उनको भी स्टैटिक जीके कराने दे, ये स्टैटिक जीके मैं कराऊँ। अंकुश सर भी स्टैटिक जीके कराते हैं ना, ये स्टैटिक ही तो है, ये करंट अफेयर थोड़ी है, इसमें करंट क्या था, बस एक वही बताया था मैंने तुमको, स्विगी का आईपीओ, अब वो तो मैं ऐसे पढ़ाते ही हूँ। बताओ अंकुश सर, अरिथमेटिक रीजनिंग, उनको अरिथमेटिक रीजनिंग कहते हैं। चलो, समझ में आया, इसमें नोट कर लेना, और नहीं तो फिर वो वीडियो की एक्सेस ले लेना, तो वहां से ना क्वेश्चन वाले पॉइंट निकाल लेना। मैं हर जगह बोला हुआ हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। और तुम किसी भी बुक से मिला के देखो, अगर जब जहाँ से भी पढ़ते होगे कुछ तो किताब मुझे पता होगी तुम्हारे पास, उसमें देखना ये टॉपिक कवर हो जाएंगी इसी से, ठीक। और कोई डाउट हो तो पूछ लो।